और चलिए सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे, जो पहले रूस और फिर ऑस्ट्रिया के सफल दौरे के बाद भारत वापस लौट आए हैं। और अपने दौरे के आखिरी दिन वियना में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से बात की, जहां पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब तीसरी बार किसी सरकार को मौका दिया गया है और भारत को 2047 तक विकसित बनाएंगे। वियना में पीएम नरेंद्र मोदी सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होने जैसे ही पहुंचे, लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय समुदाय से पीएम ने भारत ऑस्ट्रिया के संबंध, लोकतंत्र, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर बात की। ये भी कहा कि ये उनका पहला दौरा है। जो उत्साह उन्होंने यहाँ देखा वो सच में अद्भुत था। 41 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आया। अपने संबोधन में पीएम ने दो टूक कहा कि भारत वो देश है जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है। पीएम के संबोधन के दौरान पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। 41 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहाँ आना हुआ है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म के पहले कोई प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। ये इंतजार खत्म भी एक ऐतिहासिक अवसर पर हुआ है। वियना में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंसर से भी मुलाकात की। पीएम ने भौतिक शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता एंटन जेलिंगर से भी मुलाकात की और क्वांटम इंफॉर्मेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बात की। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कॉल नेमा के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस बैठक में व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी समेत सहयोग बढ़ाने पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दे भी शामिल थे। पावर सेक्टर में निवेश के लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया को ऑफर भी दिया। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान यूक्रेन और पश्चिमी एशिया की स्थिति सहित दुनिया में चल रहे सभी संघर्षों पर भी चर्चा की। यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, कहीं भी हो। मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कॉल नेमा ने भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस मीटिंग में भी हिस्सा लिया। बैठक में दोनों देशों के 40 बिजनेसमैन शामिल थे। बैठक में ऑस्ट्रिया के चांसलर कॉल नेमा ने कहा कि बुनियादी ढांचा, समाज में डिजिटलीकरण और तेज गति से बुनियादी ढांचे का विकास भारत की सफलता और कामयाबी की झलक दिखाता है। दोनों नेताओं ने यूएनओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावी बनाने और उनमें सुधार की जरूरतों पर भी जोर दिया। नीट यूजी परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर टिप्पणी करेगा और इस पर मुहर लगेगी। हालांकि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उससे ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी। नीट एग्जाम को कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए आज अहम दिन है। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज अहम फैसला आ सकता है। इस बीच केंद्र सरकार और परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए ने कोर्ट में अलग अलग हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी और इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि आईआईटी मद्रास का डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता है। वहीं एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि टॉप 100 कैंडिडेट 56 शहरों के 95 सेंटर से हैं, इसलिए कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर होने का आरोप बेबुनियाद है। टेलीग्राम पर कथित वीडियो को फर्जी करार दिया है। टेलीग्राम का वीडियो 4 मई को दिखाने के लिए एडिट किया गया था। चैनल के सदस्य भी फर्जी थे। देखिए, महाराष्ट्र में कल विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और ये इलेक्शन बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब ऐसे में अटकलें तेज है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जिसके लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को रिजॉर्ट या होटल में ठहराया है। बीजेपी ने ताज प्रेसिडेंसी, शिवसेना ने ताजलैंड, शिवसेना यूबीटी ने आईटीसी ग्रैंड मराठा और एनसीपी अजीत कुट ने होटल ललित में अपने विधायकों को ठहराया है। विधान परिषद चुनाव में सिर्फ विधायक ही वोट डालते हैं। फिलहाल विधानसभा में कुल
288 विधायक हैं। बीजेपी के 103, कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी के 15, शिवसेना शिंदे गुट के 38, एनसीपी अजीत पवार गुट के 40, एनसीपी शरद पवार गुट के 12 समेत अन्य और निर्दलीय 28 हैं और एक सीट जीतने के लिए 23 वोट की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी ने 5, शिंदे गुट और अजीत गुट ने 2-2, जबकि शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस ने 1-1 उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि शरद गुट ने शेतकारी कामगार पार्टी के जयंत पाटिल को समर्थन दिया है। 11 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे। पेंच फंसेगा 12वें उम्मीदवार को लेकर। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फायदा महाविकास अघाड़ी को होने के ज्यादा आसार हैं। भोले बाबा को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच एबीपी न्यूज ने बाबा के एक और आश्रम को खोज निकाला है। ये आश्रम एटा में है। 2021 में इसको बनाया गया था। एटा से बाबा का खास लगाव भी है क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा का ससुराल है, लेकिन यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मामले में एसआईटी जांच के बाद पुलिस प्रशासन के 6 अधिकारियों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन कई पीड़ित परिजन इसे नाकाफी बता रहे हैं। सत्संग में भीड़ अधिक थी, एक जगह निकलने के कारण वहाँ भगदड़ हो गई और पुलिस की व्यवस्था अच्छी होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। आप अधिकारी है, जिम्मेदारी आपकी है जी। और व्यवस्था नहीं संभाल पाते तो मना करके तुरंत नहीं देना चाहिए। एबीपी न्यूज ने एटा में भी भोले बाबा का एक आश्रम खोज निकाला है जो 8 बीघा जमीन पर 2021 में बना था। इस आश्रम में भोले बाबा के भक्त हर मंगलवार को सत्संग करते थे, लेकिन हाथरस हादसे के बाद वहां सन्नाटा पसरा है। एटा से भोले बाबा को खास लगाव था क्योंकि उसकी शादी एटा में ही हुई थी। भोले बाबा की पत्नी, जिनको लोग लक्ष्मी माहेश्वरी जगत जगनी कहते हैं, उसका असली नाम प्रेमवती है और वो गुहटिया खुर्द गांव की रहने वाली है, जिसकी शादी 1968 में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के साथ हुई थी। अब वो भले ही विलासिता से जीवन जी रही है, लेकिन बचपन तंगहाली में गुजरा। हरियाणा के हिसार में एक बाइक शोरूम के मालिक रविंद्र सैनी की हत्या कर दी गई। रविंद्र सैनी जेजेपी के नेता थे। 1 साल पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन तब उन्हें एक गनर मुहैया कराया गया था। अब गनर के साथ होते हुए भी दिन दहाड़े बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। शोरूम के बाहर फोन पर बात कर रहे रविंद्र सैनी पर आरोपियों ने 4 राउंड फायर किए, जिसमें से 3 गोलियां सैनी को लगी। सैनी को उनके कर्मचारी और गनमैन तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि 3 बदमाश पैदल शोरूम पहुंचे और फायरिंग के बाद वहां से भागे। इसी दौरान चौथा साथी आया और चारों एक ही बाइक पर सवार होकर भाग निकले। 20-25 मिनट पहले की है। अच्छा, कितने लोग थे जो हमला करने वाले थे? 3 थे जी। 1 बाइक पर था, 2 वैसे थे। जेजेपी नेता रविंद्र सैनी को 1 साल पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उन्हें सुरक्षा के लिए गनमैन भी दिया था। रविंद्र सैनी को गोली मारने की घटना की जानकारी शहर में आग की तरह फैल गई। कई दलों के नेता और व्यापारी अस्पताल पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया। रविंद्र सैनी खुद व्यापारी नेता थे, लिहाजा उन पर गोली चलाए जाने की खबर मिलते ही डीएसपी और शहर थाना प्रभारी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सीआईए की टीम ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। और अब बात राजस्थान की, जहां पर नई बीजेपी सरकार ने सालाना बजट अपना विधानसभा में पेश किया। इसमें कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन जो सबसे खास रहा वो खाटू श्याम मंदिर जी के कॉरिडोर को लेकर ऐलान किया गया है, जिसको बनाने में 100 करोड़ का खर्च आएगा। राजस्थान की नई डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास पर भी खासा जोर दिखा। राजस्थान की 30 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। लेकिन इस बजट में जो सबसे अहम ऐलान था वो था खाटू श्याम जी को लेकर। खाटू श्याम जी मंदिर परिसर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा। हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा खाटू श्याम जी विकास एवं मंदिर के दर्शनार्थी की सुविधा है, तो जनहित में 100 करोड़ रुपए जो भजनलाल जी शर्मा एवं डिप्टी सीएम हमारे दिया कुमारी जी ने बहुत ही सौगात दिए खाटू श्याम बाबा को। सीकर जिले में जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया दौरे से दिल्ली वापस लौट आए हैं। वियना से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने वहां पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की थी।
प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ का उत्साह और उमंग अद्भुत है और इसके साथ साथ पीएम ने कहा कि भारत ऑस्ट्रिया की दोस्ती के 75 साल हो गए हैं। लोकतंत्र दोनों देशों को जोड़ता है। तस्वीरें आप देखिए, जब दिल्ली लौटे आज सुबह प्रधानमंत्री उस वक्त की तस्वीर और वियना में उनकी मुलाकात की। यहाँ पर कोई व्यक्ति देखने वाला भी नहीं है। और चलिए अब आपको आपके शहर के मौसम का हाल दिखाएंगे। मॉनसून आते ही देश के कई हिस्सों में तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। हर जगह बारिश ने इंसान को लाचार और बेबस बना दिया है। लाखों लोग की जिंदगी बाढ़ के पानी में अटक चुकी है। और देखिए सैलाब किस कदर कहर बरपा रहा है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यूपी, बिहार, असम और उत्तराखंड इसके जीते जागते गवाह हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों की दहाड़ लोगों को डरा रही है। यूपी में भी मॉनसून का ट्रेलर अब लॉन्च हुआ तो पानी ने लोगों की जिंदगी ब्लॉक कर दी। यूपी और बिहार में नेपाल का पानी तबाही मचा रहा है। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। असम में भी अब 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं बिहार की नदियां भी उफान पर हैं। अलग अलग जगहों की आप तस्वीर देख रहे हैं। यूपी में देखिए किस तरीके से लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार की तस्वीर देखिए, वहां पर भी हाहाकार मचा हुआ है। असम का हाल बहुत ही बुरा है क्योंकि इस वक्त 27 ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी सैलाब का सितम दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और लोग बेहद परेशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यूपी के बलरामपुर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त सैलाब का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है। बलरामपुर के 36 से ज्यादा गांव इस वक्त पानी में डूबने की कगार में हैं। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप ग्राउंड पर स्थिति क्या है उसे समझ पाएंगे। पहले गर्मी से हाहाकार, हर तरफ जल संकट और आज जल ही जल। जी हां, जरा सी बारिश हुई एक हफ्ते की और नेपाल ने अपने बैराज से पानी छोड़ा तो यूपी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में। और खासकर देखें तो पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर और कुशीनगर के जो गांव हैं, जिले हैं, वो अत्यंत बाढ़ प्रभावित हैं। ये राप्ती नदी है जो बलरामपुर और श्रावस्ती में कहर ढाए हुए है। मैं इस वक्त बलरामपुर में राप्ती नदी में चल रहा हूं और मेरे साथ एसडीआरएफ की टीम है। इस जिले में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया है, पीएसी के जवानों को लगाया गया है। गांव में रेस्क्यू का काम चल रहा है और इसके साथ ही जो गांव के लोग हैं उनको सड़कों पर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। पशुओं को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। लगभग यहाँ पर 36 गांव ऐसे बलरामपुर में हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। उनके गांव वालों को बाहर कर दिया गया है और उन्हें प्रशासन के सहयोग से खाना पीना सब कुछ दिया जा रहा है। साथ ही एसडीआरएफ की जो टीम है वो हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में चली है और हमारे साथ बजरंग सिंह हैं। इनसे बात करते हैं जो इस टीम के मुखिया हैं। बजरंग जी, हम लोग ऑपरेशन में चल रहे हैं, रेस्क्यू करने चल रहे हैं। ये कब से ऑपरेशन चल रहा है और कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया? सर, अभी तक तो हम 6-7 तारीख से यहाँ आए हैं बलरामपुर, हम जिससे हमको सूचना दी गई यहाँ से। उसके बाद सूचना मिली कि 34-35 गाँव में पानी भर गया है, तो हम लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन द्वारा हमको सूचित किया जाता है इस गांव में इतने लोग बाढ़ की चपेट में हैं, वहाँ पहुँचिए, आप इनको निकालिए। जन धन, उनके मवेशी, उनके सामान सब कुछ निकाल के उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम द्वारा।
एसडीआरएफ की जो दूसरी टीम आप कैमरे में देख सकते हैं, ये भी लगी हुई है। हर तरफ राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री ने राहत और आपदा विभाग को ये निर्देशित किया है कि कम से कम जनहानि हो और आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। चलते हैं एक गांव में जहां हम खुद ऑपरेशन में शामिल होंगे एसडीआरएफ के साथ। क्यों सिंह साहब, चलें? चलें? जी चलें। चलिए। पूरा डूब गया घर? नहीं, पूरा नहीं डूबा है, लेकिन जितना पानी है आपके सामने है। ये साइकिल आधा डूबा था, घर में पानी चल रहा था सबके यहाँ। सामान सब बर्बाद हो गया? हाँ, सामान तो काफ़ी बर्बाद होता है, हर साल होता है। ये तो प्रक्रिया है, क्या करें, हम लोग झेल रहे हैं। हाँ, सरकार से कोई मुहैया नहीं हो पा रही है, क्या कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं सर, सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या सर, ये यहाँ पे जो मेन है, ये जो पुल है, ये पानी का रास्ता है, कागज में भी है, लेकिन ये पानी का रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। सब लोग ज़बरदस्ती बना लिए हैं। इसके वजह से ये सारे सिस्टम बर्बाद, इंक्रोचमेंट हो चुका है। हाँ, इंक्रोचमेंट हो चुका है। इससे क्या है, पानी, वाटर लेवल हम लोग के घर में ज़्यादातर आ जाता है। और सबसे ज़्यादा समस्या हम लोग के इधर नीचे वाले रोड पर होती है। और सरकार से यही बोला है कि कम से कम इस पर नहीं सही तो डिप बनवा दें, क्योंकि जिससे लोगों का घर बच सके। धन्यवाद। पूरा घर का घर पानी का पानी, हर साल का हर साल ये सही है, यही हाल है। अगर थोड़ा सा भी बाढ़ आता है तो ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। खाली ज़्यादातर मेरा समस्या है कि तो ये प्रशासन वाले आते हैं तो क्या आश्वासन देते हैं हर साल? सर कोई कुछ नहीं, बस आके जाते हैं और क्या करना है उनको, बस खाली कह देना है कि होगा कोई ना कोई काम, आगे कार्रवाई करते रहेंगे। कुछ नहीं हो पाता सर। ठीक। और चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम योगी जाने वाले हैं। बलरामपुर और श्रावस्ती का दौरा वो करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को राहत किट भी वितरित करेंगे। कल लखीमपुर और पीलीभीत योगी पहुंचे थे, लेकिन आज देखिए लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बलरामपुर और श्रावस्ती का दौरा सीएम योगी करने वाले हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और राहत किट वितरित करेंगे। कल लखीमपुर और पीलीभीत योगी पहुंचे थे। लगातार अलग अलग जगहों पर कोशिश की जा रही है कि राहत पहुंचाई जा सके, जो स्थिति बनी हुई है। और कल जब लखीमपुर पहुंचे थे, पीलीभीत पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो जायजा ले रहे थे इलाकों का। और आज आपको बताएं कि बलरामपुर श्रावस्ती का वो दौरा करेंगे। लगातार उनकी नजर बनी हुई है, अधिकारियों को निर्देशित वो कर चुके हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकारी तैनात रहें, अलर्ट पर रहें और लोगों को जितनी हो सके राहत मुहैया कराई जा सके। इसकी कोशिश सरकार कर रही है और इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि आज भी 2 जगहों का वो दौरा करने वाले हैं। बलरामपुर और श्रावस्ती का वो दौरा करेंगे। यूपी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूपी में भी भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां पर लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कासगंज की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा लखीमपुर की तस्वीर देखिए, शाहजहां की तस्वीर देखिए, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत की आप तस्वीर देख रहे हैं। कमोबेश आपको हर जगह एक जैसी तस्वीर, एक जैसा नजारा दिखाई दे रहा होगा, जहां पर बाढ़ की चपेट में कई इलाके हैं और वहां पर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब लोगों को उम्मीद यही है कि सरकार उन्हें राहत सामग्री समय से पहुंचाए। और इसी कड़ी में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कासगंज की तस्वीर देखिए, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति है। लखीमपुर में भी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। शाहजहांपुर की तस्वीर देखिए, जहां पर लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। बाराबंकी की तस्वीर देखिए, लोग अपने घरों के बाहर निकलकर खड़े हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से या तो लोग अपने छतों पर शरण लिए हुए हैं या फिर अलग जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर और पीलीभीत की अगर बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति काफी खराब है। तो मैदानी इलाकों की ये तस्वीर आप देख रहे थे। अब बात पहाड़ों की करेंगे, जहां पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के चमोली से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है, जो कि आपके सामने हमने रख दी है। तेजी के साथ पहाड़ का मलबा नीचे आता दिख रहा है। ये भयानक मंजर आप देख सकते हैं। और क्या मैदान, क्या पहाड़, इस वक्त हर जगह पर कुदरती कहर बरप रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चमोली की ये तस्वीर है और खौफनाक लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें लोगों के लिए दहशत का माहौल बना रही है। ये लोग कैसे पत्थर गिरते हैं अपने आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए।
और चलिए अब आपको उत्तराखंड से बिहार लिए चलते हैं, जहां सैलाब जमकर कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश से कहीं पुल ध्वस्त हो रहे हैं तो कहीं पर रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। सासाराम में भी हालत बिगड़ चुका है। इस वक्त सासाराम का अस्पताल झील में तब्दील हो चुका है और ऐसे में मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए सासाराम का ये अस्पताल तालाब बन चुका है, जहां पर आपको स्टाफ पानी में नजर आ रहे हैं, घुटने तक पानी में चलकर वो अपना काम कर रहे हैं। जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी इस वक्त काफी परेशानी है। और बिहार में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सासाराम के अस्पताल की इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कई जिलों में इस वक्त हालात बिहार में ऐसे ही बने हुए हैं, जहां पर आपको सड़कें दिखाई नहीं देंगी, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी आप देख पाएंगे। देखिए किस तरीके से कारें पानी में डूबी हुई हैं और लोग गुहार लगा रहे हैं। हालांकि उनका ये आरोप भी है कि हर साल इसी तरीके की स्थिति बनती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो सासाराम की तस्वीर आपने देखी, अब आपको बिहार के सहरसा की भी तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी बाढ़ ने किस कदर अपना कहर बरपाया हुआ है, ये आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं और सीधे दिखाते हैं हमारी सहयोगी निधि श्री की रिपोर्ट। एक व्यक्ति जो अपने लिए मुश्किल से 2 समय का खाना जुटा पाता है और बाढ़ बारिश में एक झटके में सब कुछ बह जाता है, उन बाढ़ के शिकार लोगों में से एक कल्याणी देवी है, जिनके घर पर जो स्थिति है वो आपके सामने है। कल्याणी जी, आपका खाना इस चूल्हे पर बनता है? हाँ, यही पर बनता है। ईटा देखने के लिए नहीं आँच लहराता ना, तो ऊपर के दहा करता है। ये नया चूल्हा बनाई है? हाँ, बना कर ककरो से मांग के ले लिए। और वो पुराना चूल्हा है? वो में पानी ढुक गया। ये नया बनाई है? लोग साइन का तब। ये दूसरे से मांगी है? हाँ। इनका चूल्हा कहाँ है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जरा, ये इनका चूल्हा है, ये इनका किचन है और इस किचन में पूरे में पानी है। इस चूल्हे की स्थिति ऐसी है नहीं, देखिए जरा, ये देखिए, इसको छूते मात्र ये टूट जाएगा। ये देखिए, तो ये इस तरीके की स्थिति है इनके घर में। और अब आप समझिए कि जो बाढ़ ग्रसित इलाके में रहते हैं, उनके घर में दवा की ज़रूरत हो या राशन का सामान लेना हो या कोई भी ज़रूरी काम हो, तो उसके लिए कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो आपका घर में तो कुछ बचा ही नहीं है। की करबे? हर साल पानी आता है? हाँ, की होइ छै? हर साल पानी आवे छै। तीन तोजी पानी आबि गेलै से तऽ अहूँ और नजर से देखबे करै छियै, बाजबे करै छियै, हमहूँ से तो देखते छथिन। सरकार की तरफ से कुछ पहुंचा है राशन आपके घर में? कोई मदद, कोई कुछ आया है? नहीं, अखन नहीं दलके कुछ नहीं। तो सुपौल में कोसी नदी उफान पर है और उसके बाद कोसी नदी से प्रभावित जो गांव हैं वो एक आपको सामने नजर आ रहा है, घूरन पंचायत, और ये रास्ता टूट चुका है। इस रास्ते से एक तरफ से दूसरी तरफ पानी बह रहा है और ये तस्वीर है आपके सामने। और चूंकि इसी रास्ते से लोग आगे बाजार की तरफ जाते हैं, लिहाजा इन लोगों को इस सड़क से गुजरना पड़ता है और सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, क्योंकि सड़क पिछले साल भी टूटा था। ये आप समझिए कि पिछले साल भी ये सड़क टूटा और इस बार भी ये सड़क टूट चुका है, और ठीक एक साल में। मतलब ये किस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया है कि एक साल में सड़क जो है उसी जगह पर टूट जाता है। और ये सामने आपको कुछ परिवार नज़र आ रहे हैं जो अपने गांव से आगे मार्केट की तरफ जा रहे हैं, और जाने की कोशिश बल्कि मैं कहूँगी कि ये कर रहे हैं। और ये देखिए ज़रा, कंधे पर बच्चे को लाद रखा है, हाथ में छतरी है, झोला है और उसमें पानी पार करना है। इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद कासिम। ये पोता है? हाँ, पोता है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं इधर पुरनवास में। क्या तो हम लोग दरियों में रहते हैं, पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी द्वारा तो बचाना तो है बच्चे को। बच्चे को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। आप
साथ में हैं आप? हाँ साथ में। बड़ा मुश्किल होता होगा इधर से तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ बहुत मुश्किल होता है। तो कहाँ जा रही हैं? धनबाद जा रहे हैं। दूसरी जगह रहने के लिए? हाँ ना जा रहे ऐसे नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं। नानी को अपने अम्मी कन जा रहे हैं। अच्छा आप अपने मायके जा रहे हैं? हाँ मायके जा रहे हैं। नहीं ऐसे कितने दिन रहेंगी उधर? 4-5 दिन रहेंगे। 4-5 दिन? हाँ जब तक पानी रहेगा। पानी कम होगा तब निकलेंगे। हर साल ऐसे ही होता है इधर तो? हाँ हर साल ऐसे ही होता है। ठीक है, ये देखिए जरा, अब 2 बाइक वाले आ रहे हैं और इन दोनों की बाइक फंस गई है। ये कोशिश कर रहे थे कि इधर से पार करके ले जाएंगे, लेकिन अब जो है वो मुश्किल हो रहा है। क्या हो गया? क्या होगा, गाड़ी हिला रहा हूँ पानी में, फंस गया। क्यों लेके जा रहे हैं इधर से? काम करना है तो लेकर तो जाना पड़ेगा ही, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। काम के लिए जा रहा हूँ मार्केट सामान लाने, उसके बाद दुकान पे जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुएब। अरे दिन भर में कितनी बार इधर से बाइक लेकर जाते हैं? 2 बार तो जाना ही है पूरा दिन में। साइलेंसर में पानी घुस गया। ये कठिन परिस्थिति है, लेकिन सवाल वही है कि पिछली बार भी जिस जगह पर सड़क टूटी थी उसी जगह पर इस साल भी पानी ने बता दिया कि सिस्टम में अगर छेद हो तो किस तरीके की स्थिति खड़ी हो जाती है। और चलिए अब बिहार के भागलपुर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। कोसी के कहर का लाइव वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें एक पक्का मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर कोसी नदी में समा गया। तस्वीर देखकर लोग डरे सहमे हुए हैं। बीते 20 दिनों से भीषण कटान निचले इलाकों में हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे। देखिए किस तरीके से एक मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नदी में समा जाता है। और दहशत का माहौल बना रही ये तस्वीरें, डराने वाली ये तस्वीरें लोगों की जहन में डर पैदा कर रहा है कि कल उनके घर का नंबर ना हो। लेकिन बिहार के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। जहां की तस्वीरें देखिए, ये भयानक डराने वाली तस्वीरें जो कि देख पा रहे हैं आप कि एक पक्का मकान, एक ईंट का मकान जो कि ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर नदी में समा जाता है। और अब आपको असम का हाल भी दिखाएंगे, जहां माजुली के 85 गांव अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। और इनमें से 50 गांव ऐसे हैं जो कि माजुली के मुख्य हिस्सों से कटे हुए हैं, क्योंकि इस हिस्से को जोड़ने वाला रास्ता ब्रह्मपुत्र नदी की चपेट में आ चुका है। वहां का ताजा जो हाल है, जो हालात वहां के हैं, वो मेरे सहयोगी रविकांत दिखा रहे हैं। आप भी देखिए। एबीपी न्यूज की टीम माजुली पहुंची है। असम के सिलचर से लेकर के दीमा हसाव होते हुए नौगांव में रिपोर्ट तैयार करते हुए और जोरहट से होकर के अब हम पहुंचे हैं माजुली। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस समय हम जिस ब्रह्मपुत्र में हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ नदी नहीं नद कहा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा इस मामले में कि इस नदी में बाढ़ कभी भी आ सकती है और काफी खतरनाक स्थिति तुरंत ले लेती है। इस समय बहुत अरसे बाद, लंबे सालों बाद यहाँ पर बाढ़ आई है और 97 के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ इस समय माजुली में है और माजुली के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ असम की एसडीआरएफ टीम इस समय लोगों की बचाव के लिए जा रही है। हम उनके साथ हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस समय काफी खतरनाक स्थिति में है, लेकिन बावजूद एसडीआरएफ के 2 बोट में तमाम जो जवान हैं उनके भरोसे हम आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और हमारे साथ एसडीआरएफ के जवान ही नहीं बल्कि यहाँ की जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी हैं। और किस तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है इस ऑपरेशन को, वो हम बताएंगे। यहाँ पे माजुली जो नदी द्वीप है उसमें आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग सहायता कर रहे हैं लोगों की। हम लोग, मेरा जो कर्मियों एसडीआरएफ एंड फायर 28
कर्मी है मेरा गौरमुर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन में। तकरीबन 11 महीने हम लोग ड्रोनिंग केस भी किया है, उसमें 3 आदमी का जान चले गया, लेकिन ड्रोनिंग केस में हम लोग जिंदा बचाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन 3 आदमी चले गया क्या 9 तारीख को जून का, और एक 20 तारीख को और एक 27 तारीख को। फिर उसका बाद हम लोग का 29 तारीख से 7 जुलाई तक हम लोग का फ्लड ऑपरेशन में पूरा बिजी रहा है। एक दिन लोकल एमएलए भूपेन गाम भी ऐसा बोटबोटी फेरी में फंस गया रहा। हम लोग का जवानों ने एसडीआरएफ एंड फायर पर्सनल ने उसको इमीडिएटली बोट लेके वो लोग को बचा लिया। उसका साथ में डीडीएमए का 2 लड़कियां भी रहा और रिपोर्टर टीम भी रहा उसके पास। वो लोग को मेरा जवान लोग पूरा जिंदा बचा लिया। तो इस तरीके से 3 लोगों की जान बचाई है इनकी टीम ने, जो इनकी खास टीम है। उन्होंने माजुली के 3 लोगों की जान बचाई और तमाम अन्य लोगों को रेस्क्यू किया है।